हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंक नौकरी पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई रेड बटन को हिट कर लीजिए। साथ ही साथ उसके बगल में आपको बेल आइकन दिखेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या-क्या चीज़ें थी नोटिफिकेशन में, क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। उसके अलावा उसके अलावा आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिया गया था। साथ ही साथ हम कैसे कैस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी होती है, सारी डिटेल्स अलग-अलग 3 वीडियोज़ आपको मिलेगी चैनल पर। अगर आपके पास आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगा। साथ ही साथ अगर डेली प्रैक्टिस जो हम करते हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी होगी, देखिए चैनल पर अलग-अलग प्लेलिस्ट बन गई है। क्वांट सेक्शन की अलग और रीजनिंग सेक्शन की अलग। तो आप चाहें तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो वीडियोज़ अभी तक बन चुकी है। और बाकी मंडे से हमारी क्लासेस रेगुलर चलेगी। कल कल क्लास नहीं हुई थी, कुछ रीज़न से जिसकी वजह से क्लासेस कल नहीं हो पाई थी। बट बाकी क्लासेस रेगुलर रहेगी, तो मंडे से चैनल पर आप आ जाइए 12:30 बजे और 5 बजे। क्लियर है? और आज का वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, सर फॉर्म कैसे फिलअप करना है? फॉर्म हम खुद से फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। क्योंकि नोटिफ़िकेशन वो काफ़ी लंबा है, उतना कोई आजकल नहीं पढ़ता है। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट में करके आपको एक वीडियो बनाकर वीडियो में डेमो दिखा दूँगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो थे, उसको भी मैंने करा दिया, रीजनिंग का, क्वांट का एक दिन करा दूँगा। तो लगभग सारी चीज़ें आपके लिए हो रही है इस चैनल पर। तो चाहे तो आप, अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो हिट कर लें रेड बटन को। बाकी चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। डेमो दिखाऊँगा इसमें किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। आप चाहें तो यहाँ से देखकर उसी प्रकार से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या फिर कोई से ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र का आप यूज़ करते हैं, उसको ओपन करना है। उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो इस वेबसाइट से भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट से फ़ायदा क्या होगा, ये खुद मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट से भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं जाना है, डायरेक्ट आईबीपीएस की साइट पर जाना है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। मैं यहीं से आपको जाकर दिखाता हूँ। देखिए, banknaukri.in, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एक बार ध्यान से देखिए। जो हमारे चैनल का नाम है उसमें आपको .in लगा देना है, आपको banknaukri.in मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पर ये वेबसाइट खुलने के इस वेबसाइट के खुलने के बाद आपको देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्म का लिंक। अभी मैं दिखा देता हूँ, एक बार हाइलाइटर से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मार्क कर देता हूँ मैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, आईबीपीएस आरआरबी 9 ऑफिसर स्केल 1 रिक्रूटमेंट, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका असिस्टेंट दिखाई दे रहा है। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। दोनों का प्रोसेस एक ही है, दोनों का प्रोसेस एक ही है। मैं ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाकर क्लिक करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे। देखिए, चाहे तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। अगर नहीं रीड करना चाहें तो आप सीधा सीधा नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी, देखिए देखिए दिखा देता हूँ मैं आप। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहे तो नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, ताकि आपको और कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक यहाँ पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा। या अगर आपने ऑलरेडी ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा वीडियो, जिनको अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो इसी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको रीड करना है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन रीड करना है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पूरा आपके सामने आ जाएगा। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो इस लिंक को क्लिक करेंगे। बट बेसिकली इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें नोटिफिकेशन रीड करना है तो इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। चलिए दिखाता हूँ मैं नोटिफिकेशन को ऑन, मतलब डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, इस लिंक पर क्लिक करिए, सीधा सा आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन ओपन होते ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने से पहले आपको कुछ चीजें रीड कर लेनी है। नोटिफिकेशन अगर आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीधे सीधे ऑटो, आपके पास जो जो चीजें, जरूरत की चीजें हैं, जो चीज आपको लगेगी यहाँ पर,
वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये लगेंगे ही। आपको फ़ोटो की साइज़ चाहिए, फ़ोटो की साइज़ चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। इसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म का ध्यान रखिएगा, आपको खुद से लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी और से लिखवा कर अपलोड कर दिए। अगर ऐसी गलती करेंगे तो फिर आपका मतलब फॉर्म, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और इसके बाद आपको एक चीज़, थंब, लेफ्ट थंब आपको चाहिए, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और किस फॉर्मेट में चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नोटिफ़िकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नोटिफ़िकेशन एक बार रीड करके मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ किस पेज पर सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए डिक्लेरेशन के लिए आपको पेज नंबर 37 पर जाना पड़ेगा। पेज नंबर 37 पर चलते हैं, मूव करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पूरा नोटिफ़िकेशन यहाँ पर रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कोविड वगैरह के बारे में, या फिर एग्ज़ाम के बारे में, कितनी सीट है, कहाँ पर कितनी सीट है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल में आप रीड कर सकते हैं। बाकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई दिखना है। आप हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, उसके नीचे आपको पढ़ना है, रीड करना है अगर आप चाहें तो। पेज नंबर 70 पर सीधे चलते हैं। देखिए पेज नंबर 17 पर हम आ गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाउ टू अप्लाई। देखिए एक-एक चीज़ मैं मार्क करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म में कोई भी गलतियाँ ना करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म को फिलअप करना। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, यहाँ से रीड करना है। ये सारी चीज़ें इसको रीड कर लेना है आपको, कैसे क्या चीज़ चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ये किसके बारे में लिखा हुआ है, जो आपको चीज़ें चाहिए अप्लाई करने से पहले, आपका फ़ोटोग्राफ इस फ़ॉर्मेट में होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ इस फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया आपको, और बाकी चीज़ें यहाँ पर कुछ बताई गई हैं। और डिक्लेरेशन में क्या लिखना है आपको, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे और आप देख पाएँ पेज नंबर 17 में डिक्लेरेशन कहाँ पर है और कैसे इसको नोट करना है। मतलब कैसे आपको लिखना है, खुद के हैंडराइटिंग में लिखना है, ऐसा नहीं कि किसी और से लिखवा दिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोज़ करिए आपका राम सिंह नाम है, तो यहाँ पर आपने राम सिंह लिख दिया, आपने राम सिंह लिख दिया और बाकी चीज़ें यहाँ तक आपने एज़ इट इज़ अपने हैंडराइटिंग में पेज पर कॉपी करके इसको स्कैन करके अपलोड करना है। उस किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, क्या साइज़ होगी, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है पेज नंबर 37 में। तो पेज नंबर 37 पर चलते हैं एक बार सीधे-सीधे। चलिए, पेज नंबर 37 पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। 37, 36, 36 में सी सारी चीज़ें दी हुई है, 37 में नहीं। एक ही बात है, आप थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर सी सारी चीज़ें आपको इमेज वगैरह के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ के बारे में लिखा हुआ है। फ़ोटोग्राफ का कैसा होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बाकी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइज़ देख लीजिएगा। डायमेंशन देख लीजिएगा, किस डायमेंशन में चाहिए। इस डायमेंशन में चाहिए और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका जो साइज़ है। 20 केबी से लेकर आपका 50 केबी के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाहर होगा तो ये चीज़ मतलब वो लेगा ही नहीं आपसे। फिर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर का डायमेंशन दिया हुआ और यहाँ पर आपका साइज़ दिया हुआ 10 से 20 केबी के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं चलेगा। वहीं बात करें एप्लीकेशन थंब लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन की बात करें, इसके लिए भी साइज़ है आपका 10 से 20 केबी, 10 से 20 केबी आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपका किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी वगैरह, जेपीईजी में होना चाहिए। ये फॉर्मेट याद रखिएगा या फिर जेपीजी में भी आपका चलेगा। इसका साइज़ भी देख लीजिए। वहीं बात करें आपका डिक्लेरेशन फॉर्म किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन देख लीजिएगा एक बार। डीपीआई 200 डीपीआई में होना चाहिए और इसकी साइज़ 50 से 100 केबी के अंदर होनी चाहिए। 50 से 100 केबी के अंदर आपकी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट स्कैन होना चाहिए, स्कैन होकर ताकि आप अपलोड कर पाएँ।
तो सारी चीज़ें मैंने रख ली है पहले से करके, तो चलिए रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट होगा, आप इतनी चीज़ें अगर आपके पास ऑलरेडी है देन आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए ये चीज़ आपके सामने आएगी, इसको चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बोला गया, एज क्राइटेरिया के बारे में बोला है कि एज आपका कितने कितने मतलब किस एज के बीच में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से एक बार देखेंगे, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। वैसे अगर आप एलिजिबल हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इनके बीच, इन दोनों डेट के बीच में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, वरना आपका फॉर्म नहीं लेगा। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देना है। अब आता है फर्स्ट नेम, आपको फर्स्ट नेम आपका आपका ही नेम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना नेम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एज ए डेमो के लिए आपको क्रिएट कर रहा हूँ इसको। तो मैं राम सिंह लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम पूछा है, देखिए फर्स्ट नेम पूछा है तो फर्स्ट नेम हमने राम लिख दिया। फिर बोला फर्स्ट नेम को कंफर्म करने के लिए, मतलब 2 बार फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर, दूसरी बार में हमने कंफर्म कर दिया फर्स्ट नेम। अगर आप बीच में अगर मिडिल नेम कोई है तो आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कुमार लिख दे रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल के रूप में, इसको कुमार लिख दिया मैंने मिडिल नेम। अगर आपका कुमार मिडिल नेम नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट नेम की बात करें तो मैंने यहाँ पर सिंह लिख दिया, मतलब राम सिंह यादव, राम कुमार सिंह हो गया। देखिए इसको 2 बार टाइप करना है। ये टोटल आपका राम कुमार सिंह हो गया नेम। जब भी आप पूरा नेम कंटिन्यू कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक बार आपको चेक करना जरूरी है कि आपने सारी चीजें सही फिलअप की है या नहीं की है। देखिए आपने पहली लाइन में क्या लिखा था, राम लिखा था, फर्स्ट नेम लिखा था, कंफर्म किया फर्स्ट नेम को राम, मिडिल नेम कुमार लिखा, फिर मिडिल नेम को आपने कंफर्म किया, सिंह को लिखा आपने, इसको कंफर्म किया। यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा राम कुमार सिंह एक साथ, अगर आपने सब कुछ सही फिलअप किया होगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद आपको नंबर देना है। ध्यान रखिएगा वही नंबर दें जो कि आपका सिलेक्शन के एंड तक एक्टिव रहे, सिलेक्शन के एंड तक एक्टिव रहे। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर दे देता हूँ एक बार। ये नंबर मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया। फिर क्या बोलता है, नंबर को कंफर्म करने के लिए दोबारा आपने उस नंबर को टाइप कर दिया है, दोबारा उस नंबर को टाइप कर दिया, नंबर भी फिलअप कर दिया हमने। इसके बाद अल्टरनेट नंबर, कोई दूसरा नंबर हो सकता है कि आपका मतलब किसी भी टाइम पर ये फ़ोन ऑफ हो या फिर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उस केस में क्या करेंगे, आपके अल्टरनेट नंबर से वो कांटेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एज ए डेमो इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ईमेल आईडी की बात करें तो अपनी ईमेल आईडी आपको लिख देनी है यहाँ पर। मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, हालाँकि इससे मैं रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ, बट लिख देता हूँ, ठीक है? अब ईमेल आईडी भी कैसे आपको लिखना है, ईमेल आईडी का पूरा डोमेन नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ईमेल आईडी, मतलब जैसे कि मेरे यहाँ पर सरकारी नोटिफिकेशन 93 है, तो सरकारी नोटिफिकेशन 93 हमने इसको लिख दिया। इसके बाद डोमेन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जीमेल है तो मैं जीमेल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आपका हॉटमेल है, डॉट इन है, कुछ भी है, वॉट एवर जो भी है, याहू है, कुछ भी है, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जब कंफर्म करेंगे उस समय आपको पूरी ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने लिख दिया कंप्लीटली, सरकारी नोटिफिकेशन 93@gmail.com मैंने यहाँ पर लिख दिया। इतनी चीजें कंफर्म हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कैप्चे को फिलअप करना है। इसको ध्यान से फिलअप करिएगा। इस कैप्चे को मैंने फिलअप कर दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे। मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक एरर आया है। क्या एरर है एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी में मैंने कुछ गलती गलती टाइप कर दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ जहाँ भी आपकी गलती होगा तो ये आगे प्रोसेस नहीं लेगा। डॉट कॉम मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर डॉट कॉम मैंने अब लिख दिया। अब देखिए अब ठीक होगा, देखते हैं। देखिए सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने। ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा, उसको ओके कर देना। आपको सारी चीज़ें अगर आपकी करेक्ट है ओके कर दीजिए। मैंने ओके कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, यहाँ पर आपको फोटो
ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या, स्कैन फोटोग्राफ मतलब जो भी आपका फोटो आपने जिस वो पिछली साइज मैंने जो आपको एक्सप्लेन की थी अभी तक कि किस साइज में ये सारी चीज़ें चाहिए, उसको आप यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। जैसे कि आपने जो स्कैन फोटोग्राफ स्कैन करके रखी है, जो साइज मैंने बताई थी उस साइज में अगर आपने करके रखा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो अभी भी जाकर कर सकते हैं। प्लस सिग्नेचर, सिग्नेचर आपने जो सिग्नेचर किया है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर फिर भी आपको सिग्नेचर की गाइडलाइन चाहिए, अगर आप नोटिफिकेशन पूरा नहीं फिल पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन की गाइडलाइन चाहिए मतलब फोटो और सिग्नेचर की, तो यहाँ से आप इसकी गाइडलाइन रीड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या उसमें चाहिए, क्या साइज चाहिए, सारी चीज़ें आपको दी होगी, यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारी आ जाएगी चीज़ें, जहाँ पर फोटो का साइज और बाकी चीज़ों का साइज यहाँ भी लिखा हुआ है। इसको कंटिन्यू कर दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी है चीज़ें, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर फोटो अपलोड करने बोला गया तो फोटो को अपलोड करता हूँ एक बार। देखिए आरबी का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना कर रखा था। हालाँकि ये मेरी फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो मैंने ऐसे ही अपलोड किया है, जस्ट ऐसे ही अपलोड किया है। देखिए आपके सामने ऐसी जो भी आपकी इमेज होगी यहाँ पर आ जाएगी, अगर आपकी साइज़ वगैरह सब कुछ ठीक है। अगर साइज़ वगैरह ठीक नहीं होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं लेगा, एरर बताएगा आपको। इसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर मैंने यहाँ पर करके रखा है, तो इसकी सिग्नेचर भी हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है आपको। देखिए नेक्स्ट करते ही आपके सामने नेक्स्ट चीज़ें आ जाएगी। अब यहाँ से फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। पूरा कैसे फिलअप करना है मैं एक बार फिल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए, यहाँ पर पहली चीज़ें क्या है, एक-एक चीज़ मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाएगा, बट एक बार आप देख लेंगे वीडियो को कंप्लीटली तो आपकी कोई डाउट नहीं रहेगी, आप अच्छे से फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या है, कैटेगरी आपको दिया हुआ है, आपकी जो कैटेगरी जनरल है, ओबीसी, एसटी, एससी है या ईएसडब्ल्यू कुछ भी है जिसमें आप फिल अप करना चाहते हैं या फिर जो चीज़ आप हैं उसमें जिस चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट है, उसमें आप फिल अप कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं तो मैं जनरल में फिल अप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जनरल या फिर ओबीसी कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करिएगा, तो यहाँ पर एक आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। इसमें क्या लिखा हो, प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन फॉर्म। मतलब बोला गया है कि ऑनलाइन फॉर्म में आप अपनी कैटेगरी को ही सिलेक्ट करें क्योंकि बाद में ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, ठीक है? तो जनरली फिलअप किया हमने। आप चाहे आपकी जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जनरल को एज़ जनरल लेकर इसको चल रहा हूँ। जनरल कर दिया, इसके बाद पूछा है कि आप क्या डिसेबल हैं? अगर डिसेबल है तो येस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। मैं यहाँ पर नो लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट नो ही होंगे। तो नो को हमने कर दिया। अगर आप येस करते हैं तो किस चीज़ में आपकी डिसेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह चीज़ें माँगी जाएगी, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, देखिए एक-एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। हुँ, यहाँ पर क्या बोला है, डू यू नीड, ये सारी इसमें क्या करना है, नो ही करना है। ये आपके लिए एलिजिबल मतलब आप एलिजिबल ये नहीं है तो इस यहाँ पर नो, नो ऑलरेडी नो, येस कुछ भी टिक नहीं होगा। देखिए, नंबर 7 तक यहाँ यहाँ तक आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जो भी चीज़ें हमने फिल अप की है, उस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं फिल अप करनी है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं फिल अप करनी है क्योंकि कोई भी चीज़ मार्क करेंगे तो आपसे मार्क नहीं होगा। यहाँ से आपसे आगे करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है क्या 84 के जो राइट्स हुआ था उसमें से आपका फैमिली मेंबर या फिर कोई भी चीज़ आती है, अगर यस हैं आप तो यस पर क्लिक कर देंगे और नो है तो नो पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। आप किस रिलीजियस से बिलॉन्ग करते हैं उसको फिल अप करना है। तो आप जिस रिलीजियस से हैं उसको क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर हिंदू कर देता हूँ और माइनॉरिटी से आप मतलब बिलॉन्ग करते हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करिएगा, एक्स सर्विसमैन में यस करते हैं तो आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कितने साल आपने सर्विस किया है, बाकी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो उसको फिल अप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद पूछा गया इससे पहले आपने क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब जॉइन किया था या नहीं किया था, तो मैंने नहीं किया था, नो कर दिया मैंने। ऑलरेडी ये चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो रही।
नहीं हो रही क्योंकि ये चीज़ें एक सर्विसमैन के लिए, ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक सर्विसमैन के लिए। बाकी इसके पास नेशनलिटी पूछा है तो इंडियन कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है इससे पहले क्या आपने CWE मतलब कोई भी RRB का एग्जाम हुआ इसमें आपने क्या पार्टिसिपेट किया? अगर आपने किया है, यस कर दीजिए। अब कौन से वाले में किया? आपने पिछले ईयर वाले में किया होगा तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। बाकी अगर उससे पहले वाले में किया होगा तो उसको कर दीजिएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा में अगर आप सिलेक्ट मतलब एक से ज़्यादा में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आप कंट्रोल प्रेस करिए और सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं लास्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ कि क्योंकि मैंने लास्ट वाला दिया था, तो लास्ट वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। क्लियर है? इसके बाद पूछा गया कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी स्टेट का नेम रखिएगा। अगर दूसरे अदर स्टेट से करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप सपोज करिए आप यूपी के हैं और वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि आपको वेस्ट बंगाल में आकर एग्जाम देना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में आकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि सेंटर, यहाँ पर सेंटर की बात करें, देखिए वेस्ट बंगाल में जितने सारे सेंटर है आसनसोल, बर्धमान, बहरमपुर, दुर्गापुर, हुगली, कल्याणी, ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये सारे ऑप्शन ही आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि आप फिलअप करें वेस्ट बंगाल से और यूपी में रहकर एग्जाम दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। मेंस की मेंस के सेंटर की बात करें तो मेंस का सेंटर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दो जगह है, ग्रेटर कोलकाता और सिलीगुड़ी। जाहिर सी बात है कोलकाता में फिलअप करता हूँ। आगे बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ जो होगा फिलअप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहा हूँ, देखता हूँ। चलिए, एक रैंडम मैंने डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिया। यहाँ पर इसकी एज जो भी है राम सिंह, इसकी एज 23 ईयर आ रही है, मेल है। मेल में क्लिक कर देंगे, मेल में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फादर्स नेम आपको, मैरिटल स्टेट आप मैरिड है या अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो मैरिड में क्लिक करेंगे, अनमैरिड में हैं तो अनमैरिड क्लिक करेंगे और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपके फादर्स नेम पूछा गया, फादर्स नेम तो आप सिंपल सी बात है, अपने फादर्स का नाम यहाँ पर फिलअप करिएगा। मैं यहाँ पर राम सिंह यादव था तो राम सिंह के यादव के पाप राम सिंह, राम कुमार सिंह थे तो रामू कुमार सिंह, मैं इनके पापा का नाम रख देता हूँ। फिर मदर्स नेम पूछा है, मदर्स नेम पूछा है तो मदर्स नेम भी फिलअप कर देता हूँ। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें मैं रैंडम फिलअप कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने बारे में अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक डेमो क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी हो। यहाँ पर एड्रेस पूछा गया है तो एड्रेस मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना जो भी घर का एड्रेस है वहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस टू में आप अपने मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका मोहल्ला है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ फिलअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिलअप कर दी है। यहाँ पर आपको सेकंड में एड्रेस मतलब तहसील वगैरह जो भी होता है उसका एड्रेस डाल सकते हैं, लास्ट में डिस्ट्रिक्ट का डाल सकते हैं और एंड में आपको अपने स्टेट का नाम डालना है। एंड में अपने स्टेट का नाम डालना है। मैंने अपने स्टेट का नाम दे दिया। क्लियर है? इसके बाद पिन कोड आपको डालना है, पिन कोड आप डाल दीजिए अपना। अगर आपका एड्रेस था ये कौन सा एड्रेस था आपका, कोरस्पोंडेंस एड्रेस था, मतलब टेम्पोररी एड्रेस जिसको हम बोल सकते हैं एड्रेस था, मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें मेल अगर मतलब जो चीज़ें आपके घर पे भेजनी होगी वहाँ पर ये जनरली इसी एड्रेस पर भेजते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए, सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए, जो कि मैंने कर दिया है। और यहाँ पर आपको इसको चूज़ कर लेना है, परमानेंट एड्रेस से कटवाना आपका जीएसटी कटना है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस से। मैं कम्युनिकेशन एड्रेस में ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद इतना फिलअप करने के बाद एक बार क्रॉस चेक आपको ज़रूर करना है। क्रॉस चेक आपको ज़रूर करना है कि आपने सारी चीज़ें सही से फिलअप की है या नहीं की है। इसके बाद एक बार आपको नेक्स्ट पर नेक्स्ट डायरेक्ट नहीं करना है, आपको वैलिडेट कर लेना है। सारी चीज़ें एक बार वैलिडेट कर लेना है। देखिए वैलिडेट करने के बाद आपको क्या होगा, आपने कोई भी गलती की होगी तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। एक या जितनी गलतियाँ आपने की होगी या फिर कोई छूट गया होगा कोई चीज़, तो यहाँ पर एरर दिखा देगा। तो चलिए देखते हैं एरर क्या आया हमारा। देखते हैं एरर क्या आएगा। आपने कितने अटेम्प्ट किए, ये चीज़ मैंने यहाँ पर जानबूझ के छोड़ी थी ताकि एरर अगर आए तो आपको समझ में आए, एरर आए तो क्या करना है। ऊपर सीधे-सीधे आपको चेक करना है, कितने अटेम्प्ट किया आपने, 1 किया है, तो यहाँ पर 1 कर दिए। अगर आपने 2-3 जितने भी अटेम्प्ट किए आप लिख सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद एक बार और फिर से वैलिडेट करते हैं। देखिए
अब सारी चीज़ें सही है, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसको ओके कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए आप। नेक्स्ट एंड सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंड सेव करने से पहले एक बार आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें चीज़ों को। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने जो भी क्वालिफिकेशन अर्न किया है, मतलब जिस बेस पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको देनी है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने ग्रेजुएशन किया है, ज़ाहिर-सी बात है, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन मस्ट है, तो ग्रेजुएशन आपने किया होगा। इसकी डिटेल आपको, कौन-सी डिग्री आपने ली है। आपने सपोज़ बीटेक किया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा बीटेक किया है, बीई किया है, आपने जो व्हाटएवर जो भी किया है, उस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पर आएगा। देखिए, इसको सिलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आर्ट्स आ जाएगा, साइंस है तो साइंस से कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। अगर सपोज़ करिए आपने बीटेक किया, तो बीटेक का लिस्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अदर में आपको करना है, यहाँ पर आपका एक बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको बीटेक लिख देना है। जो चीज़ें वहाँ पर हैं, उनके लिए तो ठीक है, अगर नहीं है, तो आप उसके बाद नीचे आप अदर करें, नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप ना बीटेक या फिर जो भी आपने एमटेक कुछ भी व्हाटएवर जो भी किया है, वहाँ पर आप फिल अप कर सकते हैं। उसके बाद डेट की बात करें, पासिंग डेट, आपने कब पास किया था। सपोज मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो मैंने एक रैंडम नंबर लिया यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। इसके बाद मार्क्स पूछ रहा है, कितने मार्क्स आपने अपने ग्रेजुएशन में ओवरऑल लाए थे। मैं यहाँ पर ला देता हूँ 72 पॉइंट समथिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेड क्या था इसका, फर्स्ट क्लास ही होगा, क्योंकि परसेंटेज आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो कर, यहाँ पर इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करने से भी चलेगा। अदर्स बाकी जो चीज़ें आप फिलअप कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ है तो, या फिर अदर्स कुछ है तो फिलअप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ग्रेजुएशन कर देना है, बाकी चीज़ें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बोला व्हेनेवर लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट सिलेक्टेड वाज, मतलब आपने जिस, एक सेकंड रुकिए, आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उसमें, मतलब जैसे कि मैंने वेस्ट बंगाल से इसको अप्लाई किया है, तो पूछा जा रहा है मुझसे कि आपने क्लास 8 स्टैंडर्ड में या फिर उससे हाईयर, मतलब 9, 10, 11 आपने कभी भी बंगाली रीड मतलब पढ़ा है क्या एज ए सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट आपके पास रहा है या नहीं रहा, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मेरे पास है तो मैंने यस कर दिया। यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है वेस्ट बंगाल की, बंगाली और नेपाली है। मैंने बंगाली में क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपके पास है तो लिख दीजिए यस, नहीं है तो मत कर दीजिए, नो कर दीजिए, और यस ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहे हैं कि अगर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज है, क्या किस चीज़ में आपने डिटेल नॉलेज है, आपको पूछ रहा है कि अगर आपको नॉलेज है तो किस चीज़ में नॉलेज है। अगर पावर पॉइंट में आपको है तो बेसिक पावर पॉइंट या फिर जो भी चीज़ है लिख दीजिए। मेरे पास सी जावा वगैरह का नॉलेज है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी जो भी आपके पास है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग, यहाँ पर रेड आने का मतलब क्या होता है, देखिए रेड आने का ही मतलब आपके पास यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस चीज़ को आप एक बार ध्यान से चेक करिएगा। यहाँ पर सी लिख दिया मैंने, जावा लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जावा मैंने लिख दिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, नीचे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर। इस चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर एक्सपीरियंस है, बाकी आपने कहीं काम किया है तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर है, तो इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो लोग नहीं, कहीं भी जॉब नहीं किए हैं, बाकी अगर तो उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है, ये तो प्री एग्ज़ाम होता है एसटी-एससी के लिए, शायद इस बार तो होगा नहीं, कोरोना वायरस की वजह से मे बी तो सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसे आप जनरल या फिर ओबीसी बाकी कैटेगरी के लिए करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। एसटी-एससी के लिए करते हैं तो मे बी हो सकता है यस करना पड़े, आपको सिलेक्ट करना पड़े। तो यहाँ पर इसका भी कोई सवाल ही नहीं होता है। डायरेक्ट यहाँ पर हम करते हैं क्या, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस दर्ज या फिर एफआईआर वगैरह है या नहीं, अगर है तो यस करिएगा। यस करते ही आपको यहाँ पर क्या चीज़ है, किस बारे में है, उसको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। नहीं है तो नो कर दीजिए, मेरे खिलाफ नहीं है तो मैं नो कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपसे कौन कौन सा आप लैंग्वेज जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो जो लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर फिलअप करिए। मैं इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, बंगाली जानता हूँ, तो इंग्लिश को यस कर दे रहा हूँ, हिंदी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो लैंग्वेज जानते हैं आपको इस बॉक्स में आपको पहले टाइप करना है। बॉक्स में पहले आपको
टाइप करना है। इसके बाद आप क्या इंग्लिश रीड कर सकते हैं, अगर रीड कर सकते हैं तो इस पे क्लिक करिए, राइट कर सकते हैं क्लिक करिए, स्पीक बोल सकते हैं यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर हिंदी के बारे में पूछा है तो हिंदी भी मैं रीड राइट और स्पीक दोनों तीनों कर सकता हूँ, बंगाली भी तीनों कर सकता हूँ, तो तीनों पे मैंने क्लिक कर दिया। याद रखिएगा जो लैंग्वेज आप सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं बोल नहीं सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वही चीजें यहाँ पर मेंशन करिएगा, क्योंकि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उस समय हो सकता है कि आप आपने जो यहाँ पर लैंग्वेज फिलअप किया ये चीज इंटरव्यूअर के पास रहती है, ठीक है, ये आपने जो अभी फिलअप किया है मे बी ये चीजें रहती है। तो अगर आपने बंगाली लिखा है कि राइट कर सकते हैं, अगर सपोज करिए इंटरव्यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसने बोल दिया बंगाली में लिखने के लिए कुछ, अगर आप नहीं लिख पाते तो इंप्रेशन आपका खराब पड़ता है। तो ये चीज मत करिएगा, जो चीज आपको आती है वही चीज करिएगा। इसको एक बार वैलिडेट करते हैं, देखिए वैलिडेट हो गया, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें क्या करना, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है, और बाकी चीजें एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, आपको क्या क्या फिलअप करना था, फिलअप क्या क्या करना था एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वैलिडेट कर लिया था। इसके बाद आपके सामने क्या आएगा देखिए, इसके बाद जो चीजें आएगी देखिए, यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया, सपोज करिए मैंने यहाँ से वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया है, वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया तो यहाँ पर 3 बैंक का नाम दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जाकर यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में मैं चलता हूँ। जब भी आपको ये चीज़ें फिलअप करनी हो तो उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लीजिए। इससे पहले हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन देखिए, वैकेंसी कितनी है यहाँ पर डिटेल दिया होगा, यहाँ पर डिटेल दिया होगा कहाँ पर कितनी वैकेंसी है किस बैंक में। देखिए वेस्ट बंगाल में मैं चला गया, वेस्ट बंगाल में मैं चला गया, 3 बैंक थे, तीनों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था। तो उस पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 3 बैंक थे। पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, इसमें वैकेंसीज क्या है, 0 0 है, 0 0 है। तो इसको सबसे पहले अप्लाई मत करिएगा, इसको सबसे पहले अप्लाई मत करिए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी 0 0 दिखा रहा है, मतलब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। बढ़ती कब है, एनआर रहता है, नोट रिपोर्टेड होता है, तो इसमें वैकेंसी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उत्तर बंगा काशी जो भी ग्रामीण बैंक है, इसमें आपके सामने दिया दिया गया है, ये नॉट रिपोर्टेड, इस बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी अगर रिपोर्ट आएगी तो वैकेंसी बढ़ेगी। और एक बैंक है यहाँ पर विकास, कौन, कोई ग्रामीण विकास बैंक है। इसमें जो सीटें हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर जो सीट है आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीट आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करिए लास्ट वाले में सीट है, तो सबसे पहले उसी को हम फिलअप करेंगे। कौन सा था ये, देख लेते हैं, विकास बैंक था ना, नाम याद रखिएगा, इसको मैंने पहले लिख दिया। इसके बाद किसमें वैकेंसी नहीं थी, एक बार ध्यान से देखिएगा, वैकेंसी किसमें नहीं थी, मतलब 0 0 किसमें थी, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में। तो इसको मैं अभी फिलअप नहीं करूंगा, इसको लास्ट में फिलअप कर दूंगा, लास्ट में कंफर्म, मतलब लास्ट में इसको कर दूंगा। ये चीज करने के बाद एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ, अपने अपने स्टेट के हिसाब से करिएगा। आपके सामने ये चीजें जो आएगी, ध्यान रखिएगा, आपके सामने जो चीज मेरे सामने आई सेम टू सेम नहीं आएगी। अगर वेस्ट बंगाल से आप अप्लाई करते हैं तो सेम सेम चीज आएगी, अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने आप आपके स्टेट में जो ग्रामीण बैंक है, जो स्टेट में आपके ग्रामीण बैंक है उनके नाम आएंगे, उस हिसाब से आप सीट देख लीजिएगा नोटिफिकेशन से, और यहाँ पर अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिएगा। मैंने इसको फिलअप कर लिया, इसके बाद क्या करना है, वैलिडेट करना है, वैलिडेट ऑलरेडी मैंने कर लिया है। तो नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, ये फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए अब इसके सामने ये आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ गया है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखिए जब भी आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने से पहले यहाँ पर इसको ट्रिक करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर जो फोटो लगी है, ये फोटो अगर आपकी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक आ जाएगा। इसके बाद आपको आगे चेक करना है, आगे यहाँ पर नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये जो डिक्लेरेशन है इसमें एग्री करना पड़ेगा और आई कंफर्म करना पड़ेगा, सिग्नेचर आपकी है तो, और फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा, इसको आप एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए, दोबारा से ध्यान से देख लीजिए कि आपने जो जो चीजें सबमिट की थी सब कुछ क्या वही चीजें हैं या फिर कुछ मिस्टेक हुई है आपसे। अगर मिस्टेक हुई है दोबारा से जाइए, दोबारा से वहां से एडिट करके क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइए। मैं यहाँ पर कंफर्म आई कंफर्म कर देता हूँ। हालांकि सारी चीजें मेरी नहीं है, बट यहाँ पर हालांकि कुछ भी नहीं है मेरा, डेमो एज ए डेमो आपके लिए बना रहा हूँ, तो
मैं कंफर्म फाइनल सबमिट कर देता हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट जब भी करेंगे आपके सामने तो ये बता देगा आपके सामने कि ये एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा आप एडिट नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन की साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है क्या साइज चाहिए, तो आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं, वरना आप इस गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो कितना साइज चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप कर सकते हैं। डिक्लेरेशन की बात करें, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि आपके खुद के हैंड से लिखा होना चाहिए, इसको एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार अपलोड कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, तो देखिए इस आप अपलोड करेंगे तो प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। आप थोड़ा अच्छे से लिखें, जो आपकी हैंडराइटिंग है उसी में लिखें और इसको थोड़ा सा अच्छा नीट एंड क्लीन रखें। मेरे केस में ये एज इट इज है। इतना करने के बाद मेरे पास थंब इम्प्रेशन नहीं है, अभी तक मैंने इस डेमो क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना थंब इम्प्रेशन का भी जो साइज चाहिए उसको कर लेना है, यहाँ पर चूज करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करते ही सेवन नेक्स्ट करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा और वहाँ पर जाकर आपको पेमेंट करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, तो ध्यान से ध्यान से चीज़ों को देखकर आप चाहें तो फॉर्म खुद से भी फिलअप कर सकते हैं। और अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचे, ताकि लोगों को पता चल सके कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, खुद से फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं खुद से फॉर्म को फिलअप करने में, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिए चलिए सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपने रेड बटन को हिट नहीं किया तो नीचे दी गई रेड बटन उसको हिट कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है तो क्लासेस को लाइव अटेंड करिए क्लासेस। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही।